आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर कि एक आदमी ने 15 साल की एक लड़की को किडनैप कर लिया था और बाद में वो लड़की किस तरह से उस आदमी से बची और उस आदमी को उसके किए की सजा किस तरह से दी गई। आज की इस कहानी में यही बताया गया है, तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत होती है और हम कारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र अभी 15 साल है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बेड से बंधा हुआ पाती है, जिससे कि ये लड़की काफी डर जाती है। अब इस लड़की के साथ हुआ क्या था ये बताने के लिए कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम कारा और उसकी फ्रेंड जेस को देखते हैं। अब सुबह उठने के बाद ये दोनों बाहर घूमने की प्लानिंग करती हैं। दरअसल ये दोनों एक लेक हाउस में जाना चाहती थी। इसके बाद कारा अपनी मोम को कॉल करती है जिसका नाम डेवरा था। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड जेस के साथ लेक हाउस पर घूमने जाना चाहती हूँ और इसलिए शायद मुझे रात को देर हो सकती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि रात को मुझे भी किसी के साथ जाना है और अगर इसीलिए मैं भी टाइम पर ना पहुंच पाऊँ तो तुम अपने डैड को कॉल कर लेना। दूसरी तरफ जेस ने भी लेक हाउस पर जाने के लिए अपनी माँ से बात कर ली थी। अब जाने से पहले कारा घर के बाहर पेड़ पौधों को पानी देने लगती है, जहाँ पर वो एक गाड़ी को नोटिस करती है जो कि पिछले कई दिनों से उसके घर के चक्कर काट रही थी। और तभी ये गाड़ी इनके घर के पास रुकती है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। इस आदमी का नाम रिचर्ड होता है जो कि अपने हाथ में एक कुरियर लेकर आया था। ये कारा से आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं? जिस पर कारा कहती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है बल्कि मेरी फ्रेंड का है और मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं रहते। और अब इतने में ही रिचर्ड कारा के ऊपर एक गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि तुमने जरा भी हिलने या बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो उसे चुपचाप अपनी कार में चलने के लिए कहता है। उसकी कार में एक बॉक्स होता है और वो उसी के अंदर कारा को डाल देता है। अब इससे कारा काफी डर जाती है। इस बॉक्स के अंदर एक बारकोड का नंबर था। कारा इस नंबर को याद कर लेती है। अब रिचर्ड एक जगह पर आकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए चले जाता है। अब कारा मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाती है, लेकिन इतने में ही रिचर्ड पीछे से आकर कारा को शूट कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता लगता है कि कारा सिर्फ भागने के बारे में सोच रही थी, वो भागी नहीं थी। अब इतने में ही रिचर्ड भी वापस आ जाता है और कारा के हाथ पैर बांध देता है, साथ ही वो उसके मुंह को भी बांध देता है ताकि कारा चिल्ला ना सके। दूसरी तरफ जेस को भी चिंता होने लगी थी कि आखिर कारा कहाँ चली गई, इसीलिए वो उसकी मोम को कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या कारा तुम्हारे पास आई है, जिस पर उसकी माँ उससे मना कर देती है। वो कहती है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई होगी। अब इसीलिए डेवरा कारा के बॉयफ्रेंड को फोन करती है जिसका नाम रेयान है, लेकिन रेयान मना कर देता है कि नहीं, कारा तो मेरे पास नहीं आई है। दूसरी तरफ रिचर्ड भी कारा को एक घर पर ले आता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी शोर मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो कारा के हाथ पैरों को खोल देता है। अब इसके बाद रिचर्ड कारा को घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर की बहुत सारे अजीबोगरीब खिलौने थे। रिचर्ड कारा को एक रूल बताता है। वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा डैडी कहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर भागने की कोशिश की तब भी तुम्हारी जान जाएगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर कारा की बहुत सारी डिटेल ले लेता है, जैसे कि उसकी माँ और उसके डैडी का नाम, साथ ही उसके फ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी के बारे में जानकारी ले लेता है। वो कारा से ये क्वेश्चन भी करता है कि क्या तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, जिस पर कारा मना कर देती है। और इसके बाद ये आदमी कारा के साथ बहुत ही गलत हरकत करता है, लेकिन कारा ये सब बर्दाश्त करती है। और इसके बाद वो अपने आसपास की चीजों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कारा को वहाँ पर रखे एक कंघे के अंदर एक औरत के बाल मिलते हैं। साथ ही वो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ और उनके नाम भी देख लेती है। अब कारा रिचर्ड के बारे में भी जानकारी लेती है। वो उससे पता करती है कि क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद था, तुम क्या क्या करते थे और तुम्हें अभी क्या क्या चीजें पसंद हैं। रिचर्ड कहता है कि मैं पहले नेवी के अंदर काम किया करता था। कारा रिचर्ड के बारे में और भी जानकारियां इकट्ठा कर लेती है और साथ ही साथ रिचर्ड भी कारा से उल्टे सीधे नशे कराता है, लेकिन कारा को अपना काम निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। रिचर्ड कारा को गंदी वाली फिल्में भी दिखाता है और कारा को चुपचाप बैठकर ये सब देखना भी पड़ रहा था, क्योंकि कारा सही मौका आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ कारा की माँ डेवरा काफी परेशान हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और साथ ही साथ वो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा देती है, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारी बेटी को गायब हुए सिर्फ 2 से 3 घंटे हुए हैं, शायद वो कहीं घूमने गई होगी, वो शाम तक अपने घर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ कारा रिचर्ड से कहती है कि जब तक आप खाना खा रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी घर की सफाई कर दूं। और अब कारा सफाई के बहाने घर की बहुत सारी चीजों को चेक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसे डॉक्टर्स के नंबर मिलते हैं जिन्हें वो याद कर लेती है और साथ ही कैलेंडर पर लिखी कुछ तारीखों को भी देखती है। अब इस सब के बाद रिचर्ड कारा को फिर से उस डिब्बे के अंदर बंद कर देता है। वो कारा से कहता है कि मैं एक जरूरी फोन करने के लिए जा रहा हूँ। अब वो कारा के मुंह को भी बांधकर यहाँ से चला जाता है। अब इससे कारा का दम घुटने लगता है, जिससे रिचर्ड वापस आता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। अब वो कारा के मुंह पर लगी उस चीज को खोल देता है और उससे कहता है कि चुपचाप यहीं पर लेटी रहना, बिल्कुल आवाज मत करना। इसलिए कारा चुपचाप इस डिब्बे के अंदर पड़ी रहती है। खैर, फोन करने के बाद रिचर्ड कारा को एक गोली खिलाता है। कारा को चुपचाप ये गोली खानी पड़ती है। अब रात हो जाती है, जहाँ पर रिचर्ड कारा को अपने पास सुलाता है, लेकिन वो कारा के हाथ और पैरों को बांध कर सोता है ताकि कारा कहीं भाग न जाए। अब कारा यहाँ पर चुपचाप सो जाती है और मन ही मन रोती भी है। अब सुबह जब कारा की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड के खर्राटों की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि रिचर्ड अभी गहरी नींद में है, इसीलिए वो मौका देखकर अपने हाथ और पैरों की रस्सी को खोल लेती है
अब कारा के बाहर आने पर उसे यहाँ के दो लोकल लोग मिलते हैं। कारा यहाँ पर उनसे मदद मांगती है। वो उनसे कहती है कि यहाँ पर मुझे एक आदमी ने किडनैप करके रखा हुआ था और प्लीज तुम मेरी जान बचा लो। अब ये दोनों लोग कारा को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाते हैं। अब कारा यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उससे बताती है कि मेरा नाम कारा रॉबिन्सन है, एक आदमी ने मुझे किडनैप किया हुआ था, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आई हूँ, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। इस पुलिस ऑफिसर का नाम रोलैंड होता है। अब वो कारा की बात सुनता है, जिस पर कारा कहती है कि वो आदमी सोया हुआ था, इसीलिए मैं मौका देखकर वहां से भाग आई। अब लेफ्टिनेंट रोलैंड को भी पता लग जाता है कि कारा की पास के किसी थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसीलिए पुलिस वाले कारा की मोम डेबरा को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है। अब कारा भी अपनी मोम से बात करती है। खैर अब इस सब के बाद रोलैंड कारा से बोलता है कि क्या तुम हमें उस लोकेशन पर ले जा सकती हो जहाँ पर उस आदमी ने तुम्हें किडनैप करके रखा हुआ था। कारा काफी देर सोचने के बाद हाँ बोलती है और वो पुलिस वालों को उस बिल्डिंग पर लेकर पहुंच जाती है। इतनी देर में ही वहाँ पर बाकी पुलिस वाले आकर चेकिंग करना शुरू कर देते हैं और कारा वापस से पुलिस स्टेशन में आ जाती है जहां पर वो अपनी मोम से मिलती है। दूसरी तरफ बाकी के पुलिस वाले घर की तलाशी ले रहे होते हैं जहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि रिचर्ड यहां से फरार हो गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस रूम में जाते हैं जहां पर कारा को रखा गया था, जहां पर उन्हें बहुत सारे एजी एक्स टॉयज मिलते हैं और अब इसीलिए इस आदमी को पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस को लगा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कारा को कुछ क्रिमिनल की फोटोज दिखाई जाती है जिस पर कारा बता देती है कि उसे किसने किडनैप किया था। साथ ही कारा ने वहां पर रहते हुए जो इन्फॉर्मेशन नोटिस की थी वो इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को बता देती है कि रिचर्ड 9 साल नेवी के अंदर भी रह चुका है, लेकिन बाद में उसने नेवी से रिटायरमेंट ले लिया था। उसे पालतू जानवर पालने का भी काफी शौक है। उसके दांतों में दर्द रहता है, इसीलिए वो अक्सर अपने डेंटिस्ट से मिलने के लिए जाता रहता है। कारा उसके डेंटिस्ट का नाम और उसका नंबर भी बता देती है। कारा ये भी बताती है कि मैंने उसके घर पर एक औरत के बाल देखे थे, शायद उसके घर पर जो औरत रह रही थी वो डिज्नी वर्ल्ड की थी। वहीं पुलिस वाले अभी भी रिचर्ड के घर पर होते हैं। वहां पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है, उसे खोलने पर उन्हें उसमें रिचर्ड के कपड़े मिलते हैं। साथ ही एक अखबार की कटिंग होती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट थी। इससे पुलिस वालों को पता लग जाता है कि अभी कुछ दिन पहले भी 2 लड़कियां गायब हुई थीं, जिसमें एक 12 साल की और दूसरी 15 साल की थी। शायद उन्हें भी रिचर्ड ने पकड़ा हुआ था और वो इसी तरह से छोटी लड़कियों का शिकार करता है। तब तक पुलिस वालों ने उन बालों को भी चेक करके पता कर लिया था कि उस कंगे में जो बाल थे वो रिचर्ड की वाइफ के थे, जो कि अभी डिज्नी वर्ल्ड में रह रही है। वहीं दूसरी तरफ कारा से मिलने के लिए जेस, रेयान और कारा के डैड आते हैं, जो कि कारा को अपने साथ घर ले जाते हैं। लेकिन कारा को फिलहाल के लिए 24 घंटे की पुलिस की सिक्योरिटी दे दी गई थी। अब कारा अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे रेयान के साथ बाहर घूमना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम फिलहाल बाहर नहीं जा सकती, ये पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ही यहाँ पर है और अगर कुछ दिन तुम घर के अंदर ही रहो तो अच्छा है। खैर अब कुछ देर के बाद कारा की फ्रेंड जेस उससे मिलने के लिए आती है, जिस पर कारा उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे ये पूछोगी कि मेरे साथ वहां पर क्या हुआ था। जिस पर कारा कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। लेकिन कारा उससे कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछ सकती हो। जिस पर जेस उससे कहती है कि ठीक है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और इसीलिए उसके साथ जो हुआ वो जेस को बताने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस अब रिचर्ड की वाइफ के पास पहुंच जाती है जिसका नाम एस्लिन है। जैस्लिन पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। और इसी बीच पुलिस स्टेशन में स्टेफनी नाम की एक और औरत आती है। वो कहती है कि मैं रिचर्ड की बहन हूँ और रिचर्ड ने पहले भी इस तरह के काम किए हैं और जिस कार से उसने कारा को किडनैप किया था वो मेरी थी, लेकिन उसने मेरी उस कार के नंबर को चेंज कर दिया था और रिचर्ड ने मुझे कल दोपहर को भी कॉल किया था। और इस बात से पुलिस वालों को रिचर्ड की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और अब इसीलिए पुलिस वाले उस लोकेशन पर जाना चाहते हैं जहां पर रिचर्ड अभी रह रहा था। दूसरी तरफ कारा के पास एक पुलिस वाला आता है। वो उससे कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया हुआ था उसने पहले भी 3 लड़कियों को मारा है और तुम काफी लकी हो क्योंकि तुम उसके पास से जिंदा बचकर आई हो। ऐसा काम कोई हिम्मत वाली लड़की ही कर सकती है। सब लोग तुम्हें भले ही विक्टिम माने पर मैं तो तुम्हें सर्वाइवर ही कहूंगा। अब पुलिस वाले रिचर्ड की बहन स्टेफनी के पास फिर से कॉल करते हैं। स्टेफनी कहती है कि मुझे रिचर्ड का कॉल फिर से आया था और आज रात वो मुझसे एक बार में मिलना चाहता है और वो पुलिस वालों को बार की लोकेशन बता देती है। वहीं दूसरी तरफ कारा भी अपनी फ्रेंड जेस के साथ रेयान का फुटबॉल मैच देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को रिचर्ड की लोकेशन पता लग गई थी। अब वो उसका पीछा करते हैं और आखिरकार पुलिस वालों को रिचर्ड दिख जाता है। वो उनकी नजरों से भागने की कोशिश करने लगता है और अब पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर रिचर्ड फंस जाता है। लेकिन रिचर्ड के हाथ में गन होती है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम अपनी गन को नीचे रख दो, लेकिन रिचर्ड अपनी गन को नीचे नहीं रखता और वो खुद को ही शूट कर लेता है और इस तरह से रिचर्ड मर जाता है। अब अगली सुबह जब कारा सोकर उठती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उस आदमी ने खुद को मार लिया है जिसने तुम्हें किडनैप किया था और अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। कारा ये बात सुनकर उदास हो जाती है। कारा कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले से क्यों नहीं बताई। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम रेयान का मैच देखकर आई थी, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अब कारा के पास भी पुलिस वाला आ जाता है। वो उससे माफी मांगता है। वो कारा से कहता है कि हम उस आदमी को सजा नहीं दिलवा पाए और इसीलिए मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो टूट गया। कारा कहती है कि सभी जगह लोग मुझे घूरते रहते हैं, मैं बस इतना चाहती थी कि मुझे इंसाफ मिले।
मैं चाहती थी कि वो 100 सालों तक जेल में ही सड़ता रहे। कारा कहती है कि मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मेरे साथ असल में हुआ क्या था, कि ना अब कोई केस बचा है और ना ही अब कोई ट्रायल चलेगा। लेकिन पुलिस वाला उसे समझाता है कि रिचर्ड को कम से कम ये तो पता लग गया था कि उसने तुम्हें किडनैप करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और तुम सच में एक हीरो हो। वहीं हमें आखिर में ये भी पता लगता है कि बाद में कारा को स्कूल रिसोर्स ऑफिसर बना दिया गया था, जहां पर वो छोटे बच्चों के साथ होने वाले गलत कामों का ध्यान रखती थी। आखिर में हमें कारा का एक असली फोटो भी दिखाया जाता है, जो कि बाद में बड़ी होकर एक वकील बनी थी। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।